नमस्कार। इतिहास की किताबों में अक्सर बड़े बड़े साम्राज्यों की ही बातें होती हैं, पर कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो बहुत जरूरी होने के बाद भी पन्नों में कहीं खोसी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर से पर्दा उठाएंगे, शुंग वंश की कहानी। जरा सोचिए, क्या एक अकेला इंसान, एक सेनापति, सिर्फ अपनी ताकत और चाहत के दम पर पूरे के पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख सकता है, उसे बदल सकता है? और जानते हैं, इतिहास ने इस सवाल का जवाब दिया, और वो भी एकदम साफ साफ। 185 ईसा पूर्व में ये हुआ। न सिर्फ ये मुमकिन हुआ, बल्कि इसने भारत के इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, ये साम्राज्य किसी जीत या जश्न के साथ शुरू नहीं हुआ था। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे धोखे से, एक ऐसे विश्वासघात से, जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसे भारतीय इतिहास का पहला बड़ा मिलिट्री कूप यानी सैन्य तख्ता पलट माना जाता है। सोचिए जरा, सीन क्या रहा होगा। एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग भरी सभा में अपने ही राजा की पीठ में छुरा घोंप देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। कल का सेनापति, आज का सम्राट। और इस पूरे नए वंश का सेंटर पॉइंट, मतलब धुरी, एक ही इंसान था, पुष्यमित्र शुंग। वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, बल्कि वो एक आर्किटेक्ट था, एक ऐसा वास्तुकार जिसने आने वाले कई दशकों के लिए इस नए साम्राज्य की नींव रखी। उसने न सिर्फ बिखरे हुए साम्राज्य को एक किया, बल्कि उत्तर पश्चिम से आ रहे यवनों यानी इंडो ग्रीक्स के हमलों को भी नाकाम किया। और अपनी पावर दिखाने के लिए, अपना दबदबा कायम करने के लिए उसने क्या किया? उसने किए दो अश्वमेध यज्ञ। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक सम्राट की सबसे बड़ी ताकत का ऐलान था। अब देखें, यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ तो कुछ बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम पुरातात्विक सबूतों को देखते हैं तो सांची और बरहूत जैसे बड़े बड़े बौद्ध स्तूपों का काम उसी के दौर में हुआ, और वो भी ज्यादा शान से। तो फिर सच क्या था? ये एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। तो ये तो थी पुष्यमित्र की कहानी, पर चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा शुंग साम्राज्य आखिर था कैसा, और इसने भारत की संस्कृति पर अपनी क्या छाप छोड़ी। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर मौर्य साम्राज्य एक बड़ी कंपनी की तरह था जिसका सारा कंट्रोल हेड ऑफिस से होता था, तो शुंग साम्राज्य कह सकते हैं एक फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा था। मतलब लोकल गवर्नर्स को अपने इलाके में फैसले लेने की ज्यादा आज़ादी थी, और शायद उस वक्त के हिसाब से यही सही भी था। और यही बात शुंग काल को, आप जानते हैं, सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। एक तरफ तो वो ब्राह्मणीवादी परंपराओं को फिर से जिंदा कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हीं के राज में बौद्ध कला और स्तूप फल फूल रहे थे। ये जो विरोधाभास है ना, यही इनकी असली पहचान है। देखिए, अगर शुंगों को किसी एक चीज के लिए हमेशा याद रखा जाएगा तो वो है उनकी कला। उन्होंने सचमुच पत्थरों में जान फूंक दी थी और उन्हें कहानियां सुनाना सिखा दिया था। जरा इस कला के बारे में सोचिए। ये सिर्फ पत्थर की नक्काशी नहीं है, ये पूरी की पूरी कहानी है। शुंग कलाकारों ने पहली बार राजा रानियों की जगह आम लोगों, जानवरों और जातक कथाओं को पत्थर पर उकेरा। सांची और भरूच में तो आज भी ये पत्थर बोलते हुए महसूस होते हैं। कहते हैं ना, हर शुरुआत का एक अंत भी होता है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि शुंग वंश का अंत कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। और मजे की बात देखिए, इतिहास खुद को दोहराता है ना? जिस कहानी की शुरुआत एक धोखे से, एक तख्ता पलट से हुई थी, उसका अंत भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। आखिरी शुंग राजा देवभूति इतना कमजोर था कि उसके अपने ही मंत्री ने उसे रास्ते से हटा दिया और एक नए वंश, कण्व वंश की शुरुआत की। तो अगर पूरी कहानी को नटशेल में देखें तो पुष्यमित्र ने नींव रखी, उसके बाद के कुछ राजाओं ने उस इमारत को संभाले रखा, और आखिर में देवभूति की कमजोरियों की वजह से वो इमारत ढह गई। कुल मिलाके 112 साल। हाँ, ये मौर्य साम्राज्य जितना लंबा नहीं था, लेकिन यही वो 112 साल थे जिन्होंने एक पुल का काम किया, भारत को एक बड़े साम्राज्य के युग से क्षेत्रीय शक्तियों के एक नए युग में ले जाने का पुल। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि शुंगों की विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ एक खानदान का अंत था, या फिर ये एक नई शुरुआत थी जिसने कला को एक नई पहचान दी और भारत को एक नए राजनीतिक दौर के लिए तैयार किया?
शायद असली विरासत इसी सवाल में छिपी है, एक सेनापति का साम्राज्य जो इतिहास में अपनी एक अलग ही कहानी कह गया,